हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट मेड इजी। आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। हम मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स की पूरी एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन कंप्लीट कर चुके हैं। आज से हमारा टारगेट रहेगा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ को अप्रॉक्स 5 to 6 डेज़ में कवर करना। तो चलिए शुरू करते हैं विद द टैगलाइन, एक बार ये वीडियो देख डाला तो आपका नीट प्रेप होगा जिंगा लाला। हम शुरू करते हैं पेज नंबर 125 ऑफ क्लास 11th एनसीईआरटी से, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। When you look around, you see both living and non-living things. You must have wondered and asked yourself, what is that makes an organism living? Or what is that an inanimate thing does not have what the living thing has? तो ये सिंपल सी लाइन बोल रहे हैं हमें कि आपने लिविंग थिंग्स भी देखी हैं, नॉन लिविंग थिंग्स भी देखी हैं, और अपने आप से पूछा भी होगा कि क्या ऐसी चीज़ है जो एक लिविंग को बनाती है और क्या एक ऐसी चीज़ है जो नॉन लिविंग में नहीं होती लेकिन लिविंग के पास होती है। The answer to this is the presence of the basic unit of life, the cell, in all living organisms. तो इसका आंसर क्या है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, सेल। और ये आपको याद रखने की सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है, ये बेसिक यूनिट है लाइफ का। All the organisms are composed of cells. Some are composed of a single cell and are known as unicellular organisms. तो ये बोल रहे हैं कि सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं वो सेल्स से मिलके बने होते हैं। जिनके पास एक सेल होता है उसे हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, जिनके पास एक से ज़्यादा सेल होते हैं उन्हें हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। वाइल अदर्स लाइक अस कंपोज्ड ऑफ मेनी सेल्स आर नोन एज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो हम क्या हैं? हम हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मैंने अपनी एनसीईआरटी में कुछ आउट ऑफ एनसीईआरटी पॉइंट्स भी ऐड किए हुए हैं, जैसे कि रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था सेल फ्रॉम द कॉर्क सेल्स इन 1665, पुरकिंजी ने डिस्कवर किया था प्रोटोप्लाज्म एंड फोंटोना ने डिस्कवर किया था न्यूक्लियोलस। तो ये आप भी अपनी एनसीईआरटी में ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पर हम आते हैं 8.1, व्हाट इज अ सेल। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ। तो ये ना कई बार क्वेश्चंस में दिया जाता है, हमें दोनों स्टेटमेंट्स दी जाती हैं और उनसे पूछा जाता है कि क्या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इन दोनों स्टेटमेंट्स को मतलब करते हैं फॉलो। तो आंसर आएगा येस, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर केपेबल ऑफ बोथ द इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड परफॉर्म द एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ। वो अपने सारे फंक्शंस खुद से परफॉर्म करते हैं। एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। कोई भी एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर सेल का पूरा स्ट्रक्चर नहीं है तो उसे हम ये नहीं कह सकते कि वो लिविंग होगा। किसी भी चीज़ को लिविंग होने के लिए उसके पास सेल होना ज़रूरी है, भले ही एक हो। हेंस सेल इज़ द फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो जो सेल है वो एक फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल दोनों तरीके का यूनिट है फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। याद रखना है, स्ट्रक्चरल भी और फंक्शनल भी। नेक्स्ट लाइन में बताया हुआ है, एंटोन वॉन लीवनहुक फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब द लाइव सेल। एंटोन वॉन लीवनहुक जो थे उन्होंने पहला लिविंग सेल देखा था इन 1674, लेकिन पहला सेल डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने कब? 1665 में। नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है, रॉबर्ट ब्राउन लेटर डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। कब डिस्कवर किया था? 1831 में। कहाँ से? ऑर्चिड के रूट सेल से। तो ये आपको साइंटिस्ट के नाम और उन्होंने कहाँ से डिस्कवर किया, कब डिस्कवर किया, किस ईयर में किया, ये आपको पता होना चाहिए। The invention of the microscope and its improvement leading to the electron microscope revealed all the structural details of cell. जब माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन हुई और मेनली जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई, उन्होंने सारे स्ट्रक्चरल डिटेल्स बताए हमें सेल की। नेक्स्ट हम आते हैं सेल थ्योरी पर, दैट इज 8.2। इन 1838 मैथियस कैल्डियन, a German botanist, examined a large number of plants and observed that all plants are composed of different kinds of cells which form the tissues of plant. तो आपको ईयर बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, दैट इज़ 1838। आगे ना ऐसे ही जूलॉजी के एक साइंटिस्ट का नाम आएगा तो उनका ईयर है 1839। तो 1838 आपको याद रखना है। फिर कौन से साइंटिस्ट थे? मैथियस क्लीडन। फिर कहाँ के थे वो? जर्मनी। और क्या था मतलब वो मेनली बॉटनिस्ट थे या जूलॉजिस्ट थे? ही इज़ अ बॉटनिस्ट। नेक्स्ट हम आते हैं, एट अबाउट द सेम टाइम थियोडोर श्वान in 1839, a British geologist studied different types of animal cells and reported that cells had a thin outer layer which is today known as the plasma membrane. तो जो श्वान थे वो कहाँ के थे? ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, वो जॉलजिस्ट थे। 1839 में उन्होंने डिस्कवर किया था कि सभी एनिमल्स के पास क्या होते हैं? सेल्स होते हैं और उनके पास एक थिन आउटर लेयर होती है, किस चीज़ की? जिसे हम किस नाम से जानते हैं आज? दैट इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जो श्लीडन थे वो जर्मन बॉटनिस्ट थे। उन्होंने 1838 में हमें बताया था कि जो सारे प्लांट सेल्स हैं उनके पास सेल होते हैं, और इन्होंने भी ऑलमोस्ट सेम टाइम पर 1839 में बताया था कि सारे
एनिमल्स के पास भी सेल्स होते हैं। ही ऑल्सो कंक्लूडेड बेस्ड ऑन हिज स्टडीज ऑन द प्लांट टिश्यूज दैट प्रेजेंस ऑफ अ सेल वॉल इज़ अ यूनिक करेक्टर ऑफ द प्लांट सेल्स। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि हम जैसे श्वान को याद करते हैं तो एक जूलॉजिस्ट हैं, लेकिन इन्होंने एक और बात बताई थी, दैट इज़ द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज़ अ यूनिक करेक्टर्स ऑफ द प्लांट सेल्स। ये मेरे एक टेस्ट में भी क्वेश्चन आया था, तब मैंने गलत करा था, इसलिए आप प्लीज़ इस लाइन पर अच्छे से ध्यान दें। इन्होंने जूलॉजिस्ट होने के बावजूद भी एक सेल वॉल के बारे में भी बताया था हमें। नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ श्वान प्रपोज द हाइपोथेसिस दैट बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स। ये क्वेश्चन मैंने आपसे क्वेश्चन ऑफ द डे की सीरीज़ में भी पूछा था, तब आपने मतलब मोस्टली बच्चों ने इसका आंसर श्वान और श्लीडन दोनों मार्क किया था, लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिकली अलग से लिखा हुआ है कि सिर्फ श्वान ने प्रपोज किया था हाइपोथेसिस कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों जो होते हैं वो सेल्स और प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स के बने होते हैं। इन्होंने सिर्फ हाइपोथेसिस प्रपोज किया था, लेकिन आगे जाके हमें पता चलेगा कि जो पूरा एक्सप्लेन किया था वो रुडोल्फ विर्चो ने किया था। नेक्स्ट हम आते हैं, श्लीडन एंड श्वान टुगेदर फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी। तो श्लीडन और श्वान ने दोनों ने क्या बताई, सेल थ्योरी। दिस थ्योरी हाउएवर डज नॉट एक्सप्लेन एज हाउ द न्यू सेल्स वर फॉर्म्ड। लेकिन इस थ्योरी ने हमें ये नहीं बताया कि जो नए सेल्स हैं वो बनते कहाँ से हैं। तो नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है, रुडोल्फ विर्चो इन 1855 फर्स्ट एक्सप्लेन दैट सेल्स डिवाइडेड। रुडोल्फ विर्चो ने 1855 में सबसे पहले ये बताया कि सेल्स डिवाइड करें एंड न्यू सेल्स वर फॉर्म्ड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। और नए सेल्स कहाँ से बने, जो पुराने एग्जिस्ट करते थे सेल्स उन्हीं से बने। तो इनकी मेन जो लाइन थी दैट इज ओमनिस सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब है कि जो न्यू एग्जिस्टिंग सेल्स वर फॉर्म्ड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। He modified the hypothesis of Schleiden and Schwann to give the cell theory a final shape. तो किन्होंने दी थी फाइनल शेप सेल थ्योरी को, दैट इज द रुडोल्फ विर्चो। किस ईयर में, 1855। सेल थ्योरी एज अंडरस्टूड टुडे इज, तो अब हमें बताया कि सेल थ्योरी आज के ज़माने में मतलब कैसे जानी जाती है, उसकी मेन जो प्रोपोजिशंस हैं वो क्या हैं। तो फर्स्ट इज ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल। सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल्स और प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स के बने होते हैं। और नेक्स्ट इज ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। सारे सेल्स अराइज करते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से। तो आई होप सो आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट टॉपिक पर हम आते हैं, एन ओवरव्यू ऑफ द सेल। यू हैव अर्लियर ऑब्जर्व्ड सेल्स इन एन ओनियन पील एंड और अ ह्यूमन चीक अंडर द माइक्रोस्कोप। आपने एक ओनियन पील को या ह्यूमन चीक सेल को माइक्रोस्कोप के अंदर अपनी स्कूल लैब में देखा होगा। लेट अस रिकलेक्ट देयर स्ट्रक्चर। The onion cell, which is a typical plant cell, has a distinct cell wall as its outer boundary and just within it is a cell membrane. हमें पता है कि जो ऑनियन सेल होगा वो क्या है, एक प्लांट सेल है, उसके पास सेल वॉल भी होगी, सबसे बाहर वाली बाउंड्री उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन होगी। ये तो बहुत ईजी है, हमें क्लास 9th के सेल चैप्टर से इतना तो पता ही होता है सबको। द सेल्स ऑफ द ह्यूमन चीक सेल हैव एन आउटर मेम्ब्रेन एज द डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। जो सेल्स होते हैं ह्यूमन चीक सेल के, उनकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, कौन सी आउटर मेम्ब्रेन होगी एक एनिमल सेल की, सेल मेम्ब्रेन, उसे हम क्या बोलते हैं, डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। ये एक PYQ में आया हुआ है कि दैट विच मेम्ब्रेन इज नोन एज द डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। तो इसका आंसर आएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इनसाइड ईच सेल इज अ डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड द न्यूक्लियस। हर एक सेल के अंदर एक डेंस जो होता है मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है जिसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं। द न्यूक्लियस कंटेन द क्रोमोसोम। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स, जिनके फर्दर अंदर हमें मिलता है DNA, जो कि जेनेटिक मटेरियल होता है। नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है, सेल्स दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियर आर नोन एज यूकैरियोटिक, वेयर एज सेल्स दैट लैक द मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस आर नोन एज प्रोकैरियोटिक। जिनके पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है उन्हें हम यूकैरियोटिक बोलते हैं, जिनके पास नहीं होता प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक मतलब प्रिमिटिव से, पुराने से, तो पुरानों के पास नहीं होगा ना। तो नेक्स्ट हम आते हैं, इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक अ सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड साइटोप्लाज्म ऑक्यूपाइज द वॉल्यूम ऑफ द सेल। साइटोप्लाज्म जो होता है वो एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है जो कि ऑक्यूपाई करते हैं वॉल्यूम ऑफ द सेल को। किन किन में, बोथ प्रोकैरियोट्स में भी और यूकैरियोट्स में भी। नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है, द साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना ऑफ द सेलुलर एक्टिविटीज इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स। तो ये भी एक नीट का PYQ है जिसमें पूछा गया था कि डैश इज द मेन एरिना ऑफ द सेलुलर एक्टिविटीज इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स। तो कई बच्चों ने सोचा कि भाई जो राइबोसोम है वो भी मिलता है दोनों में, कईयों ने सोचा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी दोनों में मिलता है, तो ये भी हो सकता है। लेकिन हमें NCERT की एक एक लाइन पर ध्यान देना है, जिसने दिया होगा उसे पता होगा साइटोप्लाज्म होता है। नेक्स्ट लाइन में है, वेरियस केमिकल रिएक्शन अकर इन इट टू कीप द सेल इन द लिविंग स्टेट। वेरियस केमिकल रिएक्शंस होती है कहाँ पर, साइटोप्लाज्म के अंदर, जो कि मेंटेन करते हैं सेल को एक लिविंग स्टेट में। Besides the nucleus, the eukaryotic cells have other membrane-bound distinct structures known as the organelles. न्यूक्लियस के अलावा भी यूकैरियोटिक
जो सेल्स होते हैं उनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम ऑर्गेनेली बोलते हैं, जिनके एग्जाम्पल हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज एंड वैक्यूल्स। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं होती। द प्रोकैरियोटिक सेल्स लैक द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है राइबोसोम्स आर द नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज फाउंड इन ऑल सेल्स बोथ यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। ये कई बार नीट के पीवाईक्यू में पूछा गया है, ये कौन सी ऐसी नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है जो दोनों में मिलती है, प्रोकैरियोट्स में भी यूकैरियोट्स में भी। तो आपको अच्छे से याद होना चाहिए कौन है वो, राइबोसोम। और कई बार ऐसे पूछा जा सकता है कि ऐसी ऑर्गेनेली को आइडेंटिफाई करो जिसके पास मेम्ब्रेन नहीं है, तो भी फिर कौन सा आएगा, राइबोसोम। नेक्स्ट लाइन में लिखा है विद इन द सेल राइबोसोम्स आर फाउंड नॉट ओनली इन द साइटोप्लाज्म बट ऑल्सो विद इन 2 ऑर्गेनेलीज। फर्स्ट इज अ क्लोरोप्लास्ट इन प्लांट्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया एंड ऑन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो राइबोसोम है ना वो सिंपल साइटोप्लाज्म के अंदर नहीं मिलता, लेकिन वो विद इन द ऑर्गेनेली भी मिलता है, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट में प्लांट्स के अंदर और माइटोकॉन्ड्रिया और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है एनिमल सेल्स कंटेन अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नोन एज द सेंट्रोसोम विच हेल्प्स इन द सेल डिवीजन। तो हमें ना राइबोसोम तो फिर भी याद रह जाता है क्योंकि ये कई बार आएगा, लेकिन आपको एक और पर ध्यान देना है, दैट इज़ अ सेंट्रोसोम, जो जिसका फंक्शन है सेल डिवीजन, और ये भी नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होता है। मिलता किन में है, एनिमल सेल्स में। नेक्स्ट लाइन है सेल्स डिफर ग्रेटली इन साइज, शेप एंड एक्टिविटीज़। तो सेल्स जो हैं वो डिफर करते हैं साइज में भी, शेप में भी और एक्टिविटीज़ में भी। फॉर एग्जाम्पल माइकोप्लाज्मा, द स्मॉलेस्ट सेल आर ओनली 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ। माइक्रोप्लाज्मा का हमें साइज़ बताया 0.3 माइक्रोमीटर होता है, ये 2022 के पीवाईक्यू में आया था, और ये सबसे स्मॉलेस्ट सेल होते हैं। इनकी हमें लेंथ में डायमेंशन बताई थी, वाइल इन बैक्टीरिया कुड बी 3 to 5 माइक्रोमीटर। फिर हमें बताया बैक्टीरिया का साइज़ 3। अब जैसे मैंने बैक्टीरिया, माइक्रोप्लाज्मा और ह्यूमन आरबीसी का अलग से एक टैबलर फॉर्म में लिखकर सबके डायमेंशंस लिखे हैं कि उनकी लेंथ कितनी होती है, तो आप भी ऐसे लिख सकते हैं, इससे याद करने में आसानी होती है। चलिए अब हम नेक्स्ट लाइन पर आते हैं। द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल इज़ द एग ऑफ द ऑस्ट्रिच। तो सबसे बड़ा जो सेल है सिंगल सेल आइसोलेटेड कौन सा है, दैट इज़ द एग ऑफ द ऑस्ट्रिच। अच्छे से याद रखना है इसे आपको। अमंग मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स ह्यूमन आरबीसी आर अबाउट 7 माइक्रोमीटर इन डायामीटर। जो ह्यूमन आरबीसी हैं वो 7 माइक्रोमीटर है, किस में, डायामीटर में। नेक्स्ट लाइन है नर्व सेल्स आर सम ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल्स। नर्व सेल जो हैं वो लॉन्गेस्ट सेल्स हैं। सेल्स ऑल्सो वेरी ग्रेटली इन देयर शेप। सेल्स शेप में भी डिफर, उनकी शेप भी वेरी करती है। दे में बी डेस्क लाइक, पॉलिगनल, कॉलमनर, क्यूबॉइड, थ्रेड लाइक और इवन इरेगुलर। द शेप ऑफ द सेल में वेरी विद द फंक्शन दे परफॉर्म। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, टेस्ट में भी आती है, तो आपको याद रखना है। शेप ऑफ द सेल वेरी करती है उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग भी। नेक्स्ट हम देखते हैं, इनमें ऊपर डायग्राम हमें शो किए हुए हैं। फर्स्ट इज़ द आरबीसी का डायग्राम, उसमें इनकी शेप बताइए राउंड एंड बाई कनकेव। तो आपको ना जो इनकी शेप लिखे ना वो भी स्पेसिफिकली याद होनी चाहिए विद अ फिगर। नेक्स्ट इज वाइट ब्लड सेल विच आर एमीबॉइड। नेक्स्ट इज कोलमनर एपिथेलियल सेल्स, उनकी शेप क्या है, लॉन्ग एंड नैरो। नेक्स्ट इज द नर्व सेल विच इज ब्रांच्ड एंड लॉन्ग। नेक्स्ट इज द ट्रैकीड दैट इज elongated एंड द लास्ट वन इज द मेसोफिल सेल्स विच आर राउंड एंड ओवल। फिर जैसे मैंने साइड में फिर से लिखा है, लार्जेस्ट सेल कौन सा है, एग ऑफ द ऑस्ट्रिच, लॉन्गेस्ट कौन सा है, नर्व सेल। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। फिर मैंने ह्यूमंस का भी स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है, स्मॉलेस्ट होता है स्पर्म, लार्जेस्ट होता है ओवम। तो आज हमें यहीं तक कवर करना था। आई होप सो आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया हो। थैंक यू सो मच।